हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। साथ ही साथ हमें इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स के मतलब समझ आएंगे, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। इसकी तरह के कई सारे टर्म्स आप समझोगे तो ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने लास्ट के वीडियोस नहीं देख रखे हैं, लास्ट 6 चैप्टर्स के वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, डू वॉच फ्रॉम देयर। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन करें। आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डेफिनेशन देखेंगे हम। डिफॉरेस्टेशन इज़ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जब हम जंगल की लकड़ियों को, पेड़ों को काटते हैं और उसका इस्तेमाल दूसरे पर्पस के लिए करते हैं, जैसे जंगल की ज़मीन का इस्तेमाल हम घर बनाने के लिए कर रहे हैं, पेड़ों को काट के लकड़ियों का फर्नीचर बना रहे हैं, तो यही होता है डिफॉरेस्टेशन। एक लाइन में कहें तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब भी आप लकड़ी काटोगे वो क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। पेड़ काटोगे तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। अब डिफॉरेस्टेशन जो होता है 2 कॉजेज़ की वजह से होता है, या फिर इंसान जाकर जंगलों की, पेड़ों की कटाई करें, ये हो गया मैन मेड सोर्स या आर्टिफिशियल सोर्स। एक नेचुरल सोर्स होता है डिफॉरेस्टेशन का, नेचर की तरफ से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है भाई कि हम इंसान ही सब कुछ करते हैं, सारे डिफॉरेस्टेशन हम इंसान ही करते हैं। कुछ नेचर की तरफ से होते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर, अचानक से जंगल में आग जो लग जाती है, फॉरेस्ट फायर जो हो जाता है नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, वो एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। साथ ही साथ सूखा, ड्रॉट पड़ जाना, सूखा पड़ जाना भी एक नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। हालांकि ये फॉरेस्ट फायर और ये जो ड्रॉट है ये सारी हमारी ही लापरवाही की वजह से होते हैं, लेकिन बेसिकली हम इन्हें कंक्लूड करते हैं नेचुरल कॉजेज़ में। समझ में आई बात? तो नेचुरल कॉजेज़ याद रखना है। फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट जो है वो कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर के। अब हमें देखना है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है, इफेक्ट्स क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। सबसे पहला जो हार्मफुल इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का वो ये है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पॉल्यूशन लेवल अर्थ पर इंक्रीज़ हो रहा है। इसके पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ती है। यहाँ पे भी कंक्लूड करके बता देती हूँ मैं। हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। जब भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लोबल वार्मिंग। क्यों बढ़ता है अर्थ का टेम्परेचर? ये हमारी अर्थ है। जो सन से लाइट आती है, सनलाइट रोज़ अर्थ पर आती है, यहाँ पर दिन भर रहती है और शाम में सनलाइट वापस जाने लगती है। मतलब समझ सकते हो, सनलाइट जो है वो मेहमान के तरीके से अर्थ पे आती है और शाम में कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद रिटर्न होने लगती हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं कि जब ये सनलाइट वापस जाने की कोशिश करती है तो वो रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। ऐसी गैसेस को कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि CO2। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। समझना बात, जो लाइट मेहमान आई थी बनके वो वापस जाना चाह रही है और CO2 ने रास्ता ब्लॉक कर दिया कि नहीं भाई, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे सनलाइट, तुम अर्थ पे रहो। अब सोचो, जब सन की लाइट अर्थ पर स्टोर होती जाएगी, उसको जाने का जगह नहीं मिल रहा है, रास्ता ब्लॉक है, तो क्या होगा? अर्थ की टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ध्यान क्या रखना है? CO2 गैस या ऐसी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। भाई ऐसा क्यों है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है? मैम आपने कहा CO2 की वजह से बढ़ रहा है। तो देखो, CO2 जो गैस है, प्लांट क्या करता है उसको, जितने भी प्लांट्स हैं CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में हमें देते हैं ऑक्सीजन गैस, जिससे हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन गैस होती है। तो CO2 गैस एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट। अब हम पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला है ही कोई नहीं। कोई नहीं है भाई CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला। तो CO2 क्या कर रहा है? इधर उधर घूम रहा है, पूरा इन्वायरमेंट में घूम रहा है और क्या कर रहा है? जो सनलाइट वाले मेहमान आ रहे हैं उनको कैप्चर करके रख ले रहा अपने पास। समझ में आई बात? क्यों बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग डिफॉरेस्टेशन की वजह से? क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब करने वाले पौधे कम हो रहे हैं, और जब CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इधर उधर
भटकेंगे वो और सनलाइट को ट्रैप करेंगे, हीट बढ़ाएंगे अर्थ का। समझ में आई बात? अब सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ रही है भाई, इसकी वजह से रेनफॉल में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा तो बारिश वाला जो सीज़न होता है, बारिश का जो फिक्स बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही साथ जब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ड्रॉट, सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। समझ में आई बात? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, रेनफॉल रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, साथ ही साथ सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ड्रॉट के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इतने में शांति नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अभी भाई फर्टिलिटी भी लूज़ हो रही है। क्यों ऐसा होता है ये देखना। जो सॉइल होता है हमारा, सॉइल, मिट्टी, उसका अपर मोस्ट लेयर जो होता है, मतलब सबसे ऊपरी लेयर जो होता है वो होता है मोस्ट फर्टाइल लेयर। फिर से सुनना, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जो पेड़ पत्ते होते हैं, पौधों के पत्ते गिरते हैं, या जो कीड़े मकोड़े होते हैं, यूज़फुल कीड़े मकोड़े, वो सारे यहाँ पाए जाते हैं। सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं ह्यूमस कंटेन करती हैं, जैसे पेड़ के पत्ते वगैरह। तो ह्यूमस कहाँ पाया जाता है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल में, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। पौधों का काम क्या है? प्लांट्स का काम क्या है? सॉइल को पकड़ के रखना, सॉइल को जकड़ के रखती हैं ये, कि सॉइल इरोड ना हो, इरोजन ना हो सॉइल का। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का बह जाना, पानी के साथ या हवा के साथ उड़ के चला जाना, मिट्टी का कहलाता है सॉइल इरोजन। तो प्लांट्स क्या करती हैं? सॉइल इरोजन को रोकती हैं। जो घास वगैरह होती हैं सॉइल इरोजन को रोकती हैं। अब हम पेड़ काट रहे हैं, वेजिटेशन को साफ कर रहे हैं, तो इन अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल को पकड़ के रोकने वाला कोई नहीं है। ये जो पकड़ के रोकने वाले थे ये ख़त्म हो रहे हैं और सॉइल का इरोजन हो रहा है। सॉइल इधर उधर, जो अपर मोस्ट लेयर है, भाग रही है, उड़ के इधर उधर चली जा रही है। इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो रही है। समझे बात? समझ में आई ना बात? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्लांट्स हैं ही नहीं, जो उनके गार्जियन थे, वेजिटेशन जो थे, पकड़ के रखते थे सॉइल को कि कहीं भागना मत, तुम फर्टाइल ही रहना, वो अब है ही नहीं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए सॉइल का फर्टिलिटी लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? अभी एक टर्म देखना आपको, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डिजर्ट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। जो हमारा फर्टाइल लैंड होता है उसकी फर्टिलिटी लूज़ होती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बंजर ज़मीन बन जाता है, डिजर्ट बन जाती है। तो वही प्रोसेस कहलाता है डिजर्टिफिकेशन। मतलब एक फर्टाइल लैंड है, अच्छी खासी लैंड से डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाना ज़मीन का कहलाता है डिज़र्टिफिकेशन। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें समझना है बायोस्फीयर क्या होता है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। बायोस्फीयर समझेंगे, अर्थ जो है हमारा, अर्थ को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अर्थ को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। जो वाटर वाला पार्ट है अर्थ का, वाटर वाला पोर्शन, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। वाटर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जो एयर वाला पोर्शन है अर्थ पे, जितने भी एयर हैं उसको हमने नाम दे दिया एटमॉस्फेयर का। जो ज़मीन वाला पोर्शन है, जहाँ पे ज़मीन, सॉइल, मिट्टी पाई जाती है, स्टोन्स पाए जाते हैं, वह उस वाले पोर्शन को हमने दे दिया नाम लिथोस्फीयर का। चौथा जो पार्ट हमारा बचा है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सिंपल से लैंग्वेज में अगर समझे हम, तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो कहलाता है बायोस्फीयर। जहाँ पे आप रह रहे हो, आसपास कई सारे जानवर दिखेंगे, कीड़े मकोड़े दिखेंगे, पेड़ पौधे दिखेंगे, ये सब क्या है? ये लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये पार्ट जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये अर्थ का बायोस्फीयर पार्ट है। समझ में आई बात? व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, हम बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों सेम टर्म है। डेफिनेशन देखो, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो अर्थ पे जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसान अलग तरीके का हो गया, जानवर, यार जानवर बनाने नहीं आता मुझे, चलो ये जानवर हो गया,
ये पेड़ हो गए, पौधे हो गए, छोटे से कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे। साथ ही एक दूसरे से रिलेशन भी रख रहे हैं। जैसे हम इंसान क्या कर रहे हैं, प्लांट से, पेड़ पौधे से सब्जी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, ये प्लांट्स हमसे क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं। इसी तरीके से हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है, सबकी एक रिलेशनशिप है एक दूसरे से। तो ये क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। फिर से समझिएगा, बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रहते हैं और एक दूसरे से उनकी रिलेशनशिप है, वही कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कोई भी डाउट होगा डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फिर अब हमें देखना है प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं जहां पर प्लांट और एनिमल को कंजर्व किया जाता है। उनमें से कुछ हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ऐसे एरियाज़ होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर एनिमल्स या को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो अपने हैबिटाट में अच्छे से रह लें। हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट वो जगह होती है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंफर्टेबल महसूस हो, वहाँ पर वो अपनी ब्रीडिंग कर सके। जैसे मछली पानी में रह रही है तो मछली का हैबिटाट क्या है, वाटर है। उसको ज़मीन पे ला के रख दोगे तो क्या वो कंफर्टेबल रह पाएगी, जी पाएगी, नहीं ना। उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटाट होता है, वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है, वहाँ पर रहना उसको पसंद होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या किया जाता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई उन्हें मारे ना, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, साथ ही साथ उनके हैबिटाट को भी कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। फिर नेशनल पार्क भी ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर एनिमल्स के हैबिटाट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी जो आप यहाँ डेफिनेशन देख रहे हो तीनों की, आपको सेम लगेगी, लेकिन चैप्टर के आगे अभी हम डिटेल्ड पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको समझ में आएगा डिफरेंसेस क्या है इन तीनों के बीच में। अभी डेफिनेशन बस देखना आपको। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत लार्ज एरियाज़ के प्रोटेक्टेड लैंड होते हैं। यहाँ पर प्लांट को, एनिमल को, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, ठीक है, रखा जाता है, नॉट था। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व के डेफिनेशन देख लीजिएगा, एग्जैक्ट NCERT के लाइन में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर आपको समझना बायोस्फीयर रिजर्व। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, इस टॉपिक में हम बार बार एक वर्ड रिपीट करने वाले हैं, पचमढ़ी का। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। MP जो है हमारा मध्य प्रदेश, वहाँ पे एक जगह है पचमढ़ी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जगह क्या है, ये जगह MP की, मध्य प्रदेश की एक जगह है। आगे देखेंगे हम बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। हमने देखा एक बहुत बड़े एरिया में ये बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ होता है, वहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ध्यान क्या रखना, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में रहता है और इसके अंदर, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स हो सकते हैं। जैसे मान लो ये एक बड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसके अंदर नेशनल पार्क भी पाए जा सकते हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जा सकती हैं, ठीक है। क्या क्लियर रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत लार्ज एरिया में फैले होते हैं और इनके अंदर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, बायोस्फीयर रिजर्व जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। और उसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, एक का नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक का पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेता है बायोस्फीयर रिजर्व में, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कितने नेशनल पार्क है। एक नेशनल पार्क है सतपुरा नेशनल पार्क, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एक बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे हम। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी एरिया का प्लांट को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। डेफिनेशन याद रखना ये वाला, द प्लांट इन पार्टिकुलर एरिया इज टर्म्स एज फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज़ होते हैं, साइंटिफिक नेम है ये। द एनिमल्स फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फौना। फौना किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एनिमल्स के लिए कर रहे हैं। फ्लोरा फॉर प्लांट्स, फौना फॉर एनिमल्स। अब
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की कुछ फेमस फ्लोराज को देख लो, कुछ फेमस प्लांट्स को देख लो। क्या क्या है? सॉल है, टीक है, मैंगो है, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन। ये सारा माइंड में रखना, एंट्रेंस में पूछ सकता है ऑप्शन देके कि इन चारों में से कौन से फेमस फ्लोरा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। तो ये सारे फेमस फ्लोरा हैं ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब फौना देख लो, चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, वाइल्ड डॉग, ओल्फ। ये सारे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ फेमस फौना हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हमें समझना एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज? उसके पहले हम जानेंगे स्पीसीज क्या होती हैं, ये पहले देख लो। स्पीसीज का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। मतलब वो लोग जो आपस में इंटरकोर्स करके अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो एक स्पीसीज़ के मेंबर होते हैं। एग्जाम्पल से समझना, एक स्पीसीज़ में, स्पीसीज़ किसे कहेंगे? उस ग्रुप को कहेंगे जहाँ पर लोग जो होंगे, जानवर, इंसान, कोई भी हो, वो आपस में इंटरकोर्स करके अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। देखो जैसे क्या होता है, बिल्ली 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 इंटरकोर्स कर रही है और अपने बच्चों को पैदा कर रही है। क्या कभी देखा है कोई बिल्ली का इंटरकोर्स हुआ है इंसान के साथ और इंसान और बिल्ली ने मिलकर एक बच्चा पैदा किया हो? कभी पॉसिबल हुआ? नहीं ना। इसी तरीके से एक हाथी और एक कुत्ते के बीच में इंटरकोर्स करवा के आप बच्चा पैदा करवा सकते हो? नहीं, क्योंकि दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़। स्पीसीज़ का सिंपल सा एक लॉजिक है कि स्पीसीज़ के मेंबर्स जो हैं आपस में इंटरकोर्स करेंगे और अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं। दो अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर कभी आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? बिल्लियाँ जो सारी हैं, एक स्पीसीज़ की बिल्लियाँ आपस में इंटरकोर्स करती हैं, बच्चों को पैदा करती हैं। कुत्ते जो हैं, डॉग्स, वो एक स्पीसीज़ के डॉग्स क्या है, आपस में इंटरकोर्स करेंगे और इंटरब्रीडिंग करेंगे, बच्चों को पैदा करेंगे। कोई डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखो एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं प्लांट और एनिमल्स के जो किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाएं। फिर से देखना, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया। वो कहीं और नहीं पाए जाते नेचुरली, बस एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, सॉल एक पेड़ है, वाइल्ड मैंगो एक पेड़ है। ये जो दोनों पेड़ हैं वो ऐसे स्पीसीज़ के पेड़ हैं जो सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, इंडिया के बाकी जगहों पे नेचुरली नहीं पाया जाता है। आपके एरिया में हो सकता है कोई ऐसा पेड़ पौधा हो या ऐसा जानवर हो जो बाकी एरियाज़ में ना पाए जाते हो। बहुत सारे जानवर को आपने देखा होगा और लगा होगा आपने, यार मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं। कभी नई जगह पे जाओगे तो वहाँ पे कुछ अलग पेड़ देखोगे और सोचोगे यार मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं। तो बस सिंपल सा लॉजिक समझ लो, ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जानवर जो किसी एक ही एरिया में पाए जाते हैं, पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में फैले नहीं हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो एग्जाम्पल्स देखना, सॉल और वाइल्ड मैंगो ऐसे एंडेमिक स्पीसीज हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। नाम याद रखना, सॉल और वाइल्ड मैंगो एंडेमिक फ्लोरा हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। उसी तरीके से बाइसॉन, इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल जो हैं वो एंडेमिक फौना हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। फ्लाइंग स्क्विरल, सोचो उड़ने वाली गिलहरी, कभी देखी है आपके एरिया में पाया जाता? नहीं, मैंने भी नहीं देखी भाई। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जा रही है, उसी एरिया में पाई जा रही है, इसलिए ही वो एंडेमिक स्पीसीज है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? एंडेमिक स्पीसीज के नाम याद रखना बेटा। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा एंडेमिक क्या हैं और एंडेमिक फौना क्या है, इनके नाम याद रखना। एंट्रेंसेस में आपसे पूछ सकता है। फिर आगे हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं। अब हम समझेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बेसिक डेफिनेशन तो हमने चैप्टर के शुरू में देख लिया कि ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन अब थोड़ा डीप में देखेंगे हम कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में हंटिंग, कैप्चरिंग, जानवरों को पकड़ना या उनका शिकार करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, बहुत सख्ती से मना किया गया है। लेकिन वहाँ के आसपास के लोग या वहाँ उस जंगल में रहने वाले लोगों को इतनी छूट दी गई है कि वो अपने जानवरों को ग्रेज़ करने के लिए वहाँ ले जा सकते हैं, ग्रेजिंग करवाने के लिए लेके जा सकते हैं। लकड़ियों से, जंगल से लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हैं या फिर फॉरेस्ट के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारे चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे क्या देखना है आपने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतनी छूट दी गई है कि जानवरों को चराया जा सकता है और अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो है फॉरेस्ट से वो लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जिनकी लाइफ को ख़तरा है, मतलब ये ऐसे जानवर है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, उनकी लाइफ को ख़तरा है। कौन कौन है वो, ब्लैक बग है, वाइट आइड बग है, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरोस। ये सारे जो जानवर हैं ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है, इनकी जानों को खतरा है। आगे देखेंगे हम नेशनल पार्क्स के बारे में। नेशनल पार्क में अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने क्या देखा कि वहाँ पर थोड़ी बहुत छूट दी गई है, ग्रेजिंग करवा सकते हो आप या फिर अदर प्रोडक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो फॉरेस्ट से। लेकिन ये नेशनल पार्क ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हंटिंग वगैरह प्रोहिबिटेड हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर किसी को जाना भी अलाउ नहीं है। वहाँ पे कोई जाके अपने जानवरों को ग्रेजिंग नहीं करवा सकता, ना ही फॉरेस्ट से लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकता है या फिर वहाँ पर जाके कुछ कर सकता है। तो कहने का मतलब है नेशनल पार्क ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सब कुछ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, हर चीज़ पर मनाही की गई है कि ऐवे ही कोई फॉरेस्ट में ना जाए और वहाँ के जानवरों को दिक्कत ना हो। ठीक है, साथ ही साथ जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो पता है भाई, फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उस एरिया की, वहाँ पे उस एरिया में अगर कोई भी प्राचीन चीज़ पाई जा रही है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ पर 55 रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम के, जो आदिवासियों के टाइम के गुफे हैं, गुफा वगैरह पचमढ़ी बायोस्फीयर में 55 पाए गए हैं। तो कहने का मतलब है नेशनल पार्क जानवर और प्लांट्स को सेव करने के साथ साथ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को भी सेव करता है। अब देख लो सतपुरा नेशनल पार्क जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, वो इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया क्या है, सतपुरा नेशनल पार्क। इस पार्क में, सतपुरा नेशनल पार्क में इंडिया के जो फाइनेस्ट टीक है, टीक एक पेड़ का नाम होता है जिससे क्रिकेट बैट वगैरह बनाया जाता है। तो इंडिया के जो फाइनेस्ट टीक के पेड़ हैं वो इसी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अभी हमने पहले ही बता दिया था आपको कि यहाँ पे ग्रेजिंग और अदर एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है। तो आपने डिफरेंस समझा, क्या समझा, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत लार्ज एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं कुछ एक्टिविटीज़, लेकिन ग्रेजिंग आप करवा सकते हो या प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ देखा हमने नेशनल पार्क ऐसी जगह हैं जहाँ पे ग्रेजिंग भी अलाउ नहीं है, ग्रेजिंग भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इसके बाद देख लें हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो ख़त्म होने की कागार पर खड़े हुए हैं। जैसे डायनासोर था, डायनासोर क्या हुआ, ख़त्म हो गए पूरे अर्थ पे, अब कहीं भी आपको डायनासोर नहीं मिलेंगे। तो उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो ख़त्म हो चुके हैं उनको एक्सटिंक्ट बोलेंगे, और जो ख़त्म होने की कागार पे खड़े हैं मतलब वो गिने चुने बचे हुए हैं, अगर वो ख़त्म हो गए तो दुनिया से उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो ऐसे जानवरों को हम कहते हैं इंडेंजर्ड जानवर्स। Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals। जैसे टाइगर इंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में आता है। अगर कुछ गिने चुने टाइगर बचे हुए अगर वो ख़त्म हो गए तो दुनिया से टाइगर्स का नामो निशान मिट जाएगा। समझ में आई बात। वाट आर इंडेंजर्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो ख़त्म होने की कागार पर खड़े हैं उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब हम समझेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। डेफिनेशन देखिएगा, इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स। इकोसिस्टम बनता है मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म से और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल से देखेंगे हम, जैसे ये एक जगह आपको दिख रही है रिवर, ये पॉन्ड है, एक पॉन्ड, ठीक, यहाँ पे एक मछली बना देते हैं पॉन्ड में। पॉन्ड में क्या है, एक मछली हमने बना दिया, मछली सही नहीं बन रही, बस समझ लो ये मछली है। ये पॉन्ड में आपको मछलियाँ हैं, ये पॉन्ड क्या है, नॉन लिविंग थिंग है।
ये पेड़ पौधे लिविंग थिंग है, यहाँ पे एक इंसान बना देते हैं, इंसान बैठ के मछली पकड़ रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप? इकोसिस्टम बोलोगे। इकोसिस्टम किससे मिलके बनता है? एक जगह की लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट को मिला के बनता है इकोसिस्टम। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ वहाँ पे एयर, वाटर, सब कुछ मिला के बनता है इकोसिस्टम, उस एरिया का इकोसिस्टम। समझ में आई बात? इकोसिस्टम में क्या क्या कंप्रोमाइज़ करते हैं हम? उसमें हम प्लांट्स को भी ऐड करेंगे, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उस एरिया के, साथ ही साथ हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी ऐड करेंगे, जैसे कि एयर, वाटर, वहाँ पे सॉइल होगी, वो सब चीज़ें। ठीक है, ये था हमारा इकोसिस्टम। अब हमें जानना रेड डेटा बुक के बारे में। व्हाट इज़ रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पर लिस्ट बनाई गई है सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स की। जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी लिस्ट इस रेड डेटा बुक में रखी गई है। रेड डेटा बुक को पब्लिश कौन करता है? IUCN ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद क्या रखना आपको? रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? IUCN। और रेड डेटा बुक में किसकी लिस्ट होती है? इसमें इंडेंजर्ड एनिमल्स जितने भी हैं उनकी लिस्ट होती है। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे हम। माइग्रेशन देखेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब है एक जगह से उठकर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना, एक जगह से उड़ के दूसरे जगह चले जाना। जैसे आज अगर हम मुंबई में रह रहे हैं, हम दिल्ली चले गए, तो हम क्या बोलेंगे? हमने मुंबई से माइग्रेट कर लिया है दिल्ली तक। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, प्लांट्स माइग्रेशन नहीं करते हैं, एनिमल्स माइग्रेशन करते हैं, बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं। जैसे ये आपको सामने दिख रही है, इसका नाम है साइबेरियन, इसको कहते हैं साइबेरियन क्रेन। सारस है ये साइबेरियन क्रेन। साइबेरिया से आती है इंडिया, हर साल साइबेरिया से इंडिया आती है, यहाँ पे अपने बच्चों को पैदा करती है और वापस साइबेरिया उड़ के चली जाती है। ठीक है, तो अगर जानवरों को अपने हिसाब से माहौल नहीं मिलता है, सीज़न उनके हिसाब से नहीं मिलता है, तो वो एक जगह से उड़ के दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ पर अपने बच्चे पैदा करते हैं और वापस अपनी जगह लौट जाते हैं। फिर अगले साल वो उड़ के दूसरी जगह जाते हैं। इसी को कहेंगे माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, आगे देखेंगे चैप्टर के। यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने वाली बात बताई गई कि हमें पेड़ों को कंज़र्व करना चाहिए। जो हम पेपर यूज़ कर रहे होते हैं राइटिंग के लिए, बुक में हमारे पेपर्स यूज़ हो रहे हैं, वो कैसे बनते हैं? ट्रीज़ से बनते हैं। और जब आप 70 पेड़ को, फुल ग्रोन पेड़ को काटते हो, तब जाके आपका 1 टन पेपर बनता है। तो सोचो हमारे इन बुक्स के लिए, हमारी कॉपीज़ के लिए कितने ज़्यादा पेड़ों को कटना पड़ता है, और हम क्या करते हैं? एवं ही वेस्ट करते रहते पेपर्स। तो वी शुड सेव पेपर्स, वी शुड सेव प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, हमको सेव करके रखना होता है। अब आप देखोगे रिफॉरेस्टेशन क्या है। जो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, उसको कम करने के लिए उसका अल्टरनेटिव जो है वो है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है? डेफिनेशन देखेंगे। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो डिफॉरेस्टेशन होता है, हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं, उन पेड़ों की कटाई के बाद उनकी जगह पे नए पेड़ लगाना कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। कहने का सिंपल सा मतलब है, जब आप पेड़ काटते हो उसकी जगह पे नए प्लांट्स लगाते हो, वही होगा रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा। अब हमारे इंडिया में कुछ लॉज हैं डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, या फिर प्लांट या एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। एक लॉ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। क्वेश्चन पूछता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में आया था? 1980 में। फिर इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया गया था 1988 में। ठीक है, ये याद रखना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया और अमेंड कब किया गया था। ये था पूरा चैप्टर हमारा। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप डीप डिस्कशन कर सकते हैं, डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स और नोट्स के PDF मिल जाएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।